औरतों ने उसको ध्वस्त किया है, लक्ष्मण रेखा पे सवाल किया है कि ये जो लक्ष्मण रेखा पुरुषों और महिलाओं की अलग है, क्यों अलग है? अगर एक महिला जर्नलिस्ट है तो वो स्टोरी रात में भी कवर करेगी, वो चाहेगी कि अपने पुरुष साथियों के साथ शाना बशाना आगे बढ़े, क्योंकि उसके पास भी उतनी ही ब्रेन है, उतनी ही अक्ल है, उतनी कैपेबल है वो, तो वो आगे बढ़ना चाहेगी। तो अगर वो आगे बढ़ती है और कुछ होता है तो आप ये कहें कि वो तुम 8 बजे जा रही थी, अपने पुरुष साथी के साथ जा रही थी, इसलिए तुम्हारा बलात्कार हो गया, तो ये तो बिल्कुल मतलब ऐसी बात है कि औरत को ही आपने जिम्मेदार ठहरा दिया, उसके ड्रेस कोड को, उसके खान पान को और उसके लाइफ स्टाइल को। लेकिन यहाँ जवाब नहीं दे पाती पेट्रार्की आज भी कि जब 6 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, 6 महीने तक की बच्ची का, ये 70 साल की वृद्ध महिला का होता है, तो वहां वो कौन सा ड्रेस कोड देंगे, वहां कौन से लाइफ स्टाइल बताएंगे? तो ये पेट्रार्की जो है आज भी डीप रूटेड है। और एक बार और कहना चाहूंगी मैरीन, ये पेट्रार्की ही है जिसकी वजह से जो बच्चियां हैं इस दुनिया में आने से पहले ही उस खुला आसमान देखे नीला, इससे पहले ही उनका दम माँ की कोख में घोट दिया जाता है। और सवाल देखिए, जब भी हम लोग जाते हैं किसी डिस्कशन में तो ये उठता है कि 9 महीने जो माँ बच्ची को अपने पेट में रखती है, अपना खून देती है, वो कैसे कर देती है? मैंने पहले ही आपसे कहा, डिसीजन मेकिंग में महिला है नहीं, ये वो तय नहीं करती है, ये तय करता है घर का पुरुष कि ये प्रेगनेंसी आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। और ये डावरी जैसी कुप्रथा से जुड़ा हुआ है, वो महिलाओं को द्वैम दर्जे का नागरिक बनाती है। और ये भी समझना है कि पेट्रार्की में बाजार का भी हाथ है। जो एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं उसमें, अगर आप मोटरसाइकिल का एडवर्टाइजमेंट है तो उसमें महिला की बॉडी दिखाएंगे, उसकी क्या जरूरत है? क्या कॉमोडिटी है महिला? इस पे भी हमें सवाल उठाना होगा कि हम कहते हैं बहुत आगे आ गए और इस तरह के एडवर्टाइजमेंट पे लोग खुश होते हैं, वो तो महिलाएं खुद आती है ना, खुद अपनी मर्जी से आती है, वहां पर भी तो उनको मतलब वही मैंने कहा, इसको समझना होगा, उनको भी समझना होगा कि ये इस तरह से जो उनको कॉमोडिटी बनाया जा रहा है, एक वस्तु बनाया जा रहा है, तो जाहिर है इसके खिलाफ महिलाओं को भी जागरूकता की भी जरूरत है। जैसे कि और यही डोमेस्टिक वायलेंस को भी जन्म देती है। जैसे कि आप कह रही हैं कि डिसीजन मेकिंग में महिलाएं कहीं नहीं है, तो अभी हम देखने को हमें मिलता, पार्लियामेंट में भी हैं महिलाएं और मेन पोस्ट पर भी हैं। हमारे लखनऊ में भी बहुत सारा जो है मेन पोस्ट पर जो है वो महिलाएं हैं। तो क्या वो डिसीजन खुद के उनके नहीं होते हैं, आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल उनके खुद के नहीं होते। या महिलाएं भी इसी पेट्रियार्कल समाज से आई हैं, उनके माइंडसेट भी अभी चेंज नहीं हुआ है। कितनी बार अभी डिस्कशन एक चैनल पे हो रहा था, महिला आयोग की वो सदस्य थी और वो इस तरह की बात कर रही थी कि मुझे ताज्जुब हुआ कि वो किस तरह से महिलाओं की इस आजादी को, बेखौफ आजादी को वो कैसे देखती हैं, महिलाओं की जो स्वतंत्रता की एक पूरी लड़ाई है उसको कैसे देखती है। ये समझ में आता है कि महिलाएं भी इसी उससे गई हुई हैं, इसी समाज से गई हुई। क्या मैम सेक्सुअल इंडिपेंडेंसी को आप विमेन एम्पावरमेंट से जोड़ती हैं? मैं एक डायरेक्ट तो नहीं जोड़ूंगी। मेरा मानना है कि वो एक बहुत अहम मुद्दा नहीं है, ये मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत से लोग इसके अगेंस्ट भी है मेरे। तो मेरा मानना है कि वो महिलाओं की अपनी स्वतंत्रता है, मैं मानती हूँ, उनको मिलना चाहिए, उस पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अकेला मुद्दा नहीं है। उसको लाके वो तमाम मुद्दे जो महिलाओं के हैं, जो एक आम महिला का मुद्दा है, जिसका रोटी का मुद्दा है, जिसकी जीविका का मुद्दा है, जिसके सम्मानजनक तरीके से जीने का मुद्दा है, उसको हटाया नहीं जा सकता। हम एक बड़े प्रोस्पेक्ट में बात करेंगे जब हम महिलाओं की बात करेंगे, हम दलित और मुस्लिम महिलाओं की बात करेंगे जो 3 तरह की मार झेल रही है। एक तो वो दलित है, मुस्लिम है, दूसरे वो गरीब है, और तीसरी वो महिला है। वो अपनी सोसाइटी में भी मार्जिनलाइज्ड है, इकोनॉमिकली भी वीक है। तो ये मुद्दे ज्यादा अहम है, मुझे लगता है सेक्सुअलिटी के मुद्दे से ज्यादा अहम मुद्दा मैं इसको देखती हूँ। ये ताहिरा हसन को जो इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस मिली है महिलाओं के हक में उठाने के लिए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली है और ये कैसे आई, इतनी जोरदार आवाज कहाँ से आई है? तो अब हम थोड़ा सा पर्सनल सवाल आपसे करेंगे कि आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपकी स्कूलिंग और जो बचपन से अब तक आपने देखा है अपना समाज, अपना घर, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या स्टेटस था, सबसे पहले क्या स्टेटस था महिलाओं का आपके परिवार में? हाँ, आपके अलावा? हमारा परिवार बहुत प्रोग्रेसिव था।
हाँ, नहीं, पूरा परिवार हमारा बहुत प्रोग्रेसिव था, बहुत प्रोग्रेसिव है आज भी। तो हम प्रतापगढ़ के एक छोटे शहर से आई हूँ मैं। तो हमारे उस समय भी हमारे फादर ने हम लोगों को इस तरह से पढ़ाया, और उस दौर में आप सोचिए 8th या 9th करके हमको अलीगढ़ भी भेजा। वहां पे सैन फ्रांसिस में हम लोग पढ़ते थे, को एजुकेशन था। तो हार्डली हम 3-4 लड़कियां होते थे, क्योंकि उस वक्त लड़कियों को कोएड में भेजते ही नहीं थे। वो ज्यादातर दूसरे स्कूल में जहाँ गर्ल्स के होता था वहीं भेजते थे। तो उस वक्त भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे एम्फेसिस किया। और ये भी वजह हो सकती है कि मैं प्रिविलेज क्लास से थी, और हम लोग काफी रिनाउंड लोग थे वहां के, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन मैंने घर में देखा, जैसे मेरा घर था तो वहां पर रोड भी मेरे दादा के नाम से है, सिप्तान मंजिल, हमारा सिप्तान रोड, और हमारा घर सिप्तान मंजिल के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर मैंने देखा हम लोग के बहुत से सर्वेंट क्वार्टर होते थे। तो हमारे यहाँ जो हेल्पर्स होती थी, तो उनका अक्सर मैं देखती थी कि जो लड़कियां शादी हुई आई तो बाद में जो उसकी माँ होती थी वो समझा रही होती थी कि अगर वो मारता पीटता भी है तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करो बिटिया, तुमको एडजस्ट करना चाहिए। और हमारी माँ के पास लाती थी कि भाई देखो, देखिए इनको एडजस्ट करना चाहिए, और ये लौट आई हैं। तो मुझे ये लगता था कि क्यों मार खाना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। तो मैं अपने फादर से अक्सर पूछती थी, जब वो कोर्ट से आते थे, वो एक रिनाउंड लॉयर थे, तो जब वो आते थे तो मैं उनसे पूछती थी, क्योंकि माँ तो मेरी थोड़ा बहुत उस तरह उस समाज से बहुत ज्यादा नहीं उभरी थी, वोकल थी लेकिन इतनी नहीं थी। तो मेरे फादर कहते थे कि बेटा, इसके लिए औरतों को खुद बोलना होगा, उनको अपनी आवाज खुद उठानी होगी, और जो प्रिविलेज लोग हैं जैसे हम लोग हैं, हमें उठानी चाहिए इसकी आवाज, तुम्हें उठानी चाहिए इसकी आवाज, तुम्हारी माँ को उठानी चाहिए इसकी आवाज। तो मुझे लगा कि हाँ, गैर बराबरी के खिलाफ ये लड़ाई जो है वो लड़नी चाहिए। और उसके बाद मैं जब मेरी हार्डली 7th या 8th क्लास में थी, तो मैंने देखा हमारी जो दोस्तें थी, मैं 2 साल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, अच्छा। प्रतापगढ़ में। सेंट फ्रांसिस सिर्फ 6 तक था, तो 7th 8th आई डिड इट इन गवर्नमेंट कॉलेज। तो मैंने वहां देखा कि जो हमारे साथ लड़कियां थी वो बहुत सी बहुत अच्छी थी पढ़ने में, मैं कहूंगी मुझसे भी अच्छी थी। लेकिन वो बताती थी कि जब पढ़ाई एग्जाम के बीच में अगर माँ को कोई जरूरत है या कुछ काम कराना है तो बेटी को डिस्टर्ब करते थे, बेटे को नहीं करते थे। उस पर बहुत सी लड़कियां वहीं प्रतापगढ़ में ही डिग्री कॉलेज और इस सब में पढ़कर उनकी शादी हो गई, लेकिन बेटे उनके उन्होंने बाहर भेजे, वो बाहर अलीगढ़ भी गए, दिल्ली भी गए। तो मुझे ये गैर बराबरी जो थी उसकी लड़ाई मुझे बहुत, मैं कहूँगी 4th 5th क्लास से ही मेरे जहन में था कि इस गैर बराबरी के खिलाफ एक आवाज तो उठनी चाहिए, वरना ये खूबसूरत समाज तो नहीं बन पाएगा। इस सोसाइटी, अगर औरतें मार्जिनलाइज रहेंगी और इस तरह से अगर वो कैपेबल भी है, उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये समाज तो खूबसूरत नहीं बनेगा। तो लखनऊ कैसे आना हुआ? कितने साल आपने अभी लखनऊ जा रहे हैं? ये जो आप प्रोटेस्ट करती हैं, लखनऊ आप मुझे, बोलती हैं, कब से बोल रही हैं ये इस तरह से? मैं हाँ, मैंने कहा ना, 24 साल तो हो गया मुझे इस फील्ड में, 22 साल मुझे लखनऊ में हो गया। तो ये है कि लखनऊ, मेरे हस्बैंड फार्मास्यूटिकल में रीजनल मैनेजर थे, फिर वो लखनऊ आ गए और यहाँ उन्होंने अपना खुद कंपनी शुरू की। तो इस तरह से हम लोग लखनऊ 22 साल पहले आ गए। और लखनऊ हमारा ननिहाल भी और ददियाल का भी हिस्सा हुआ करता है। तो हमारे चचा वगैरह भी लखनऊ से ही में थे। तो इस तरह से हमारी लखनऊ से वाबस्तगी काफी रही, और एक अपनापन था इस लखनऊ से, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर भी हमारे फादर के कजन अली जहीर साहब थे। तो इस तरह से हमारा पुराना यहाँ पर था, लोग हमारे थे। तो मैं तो कहूंगी कि मुझे कुछ नया नहीं लगा जब मैं आई भी 22 साल पहले आई। तो पहले भी आया करते थे हम अपने ननिहाल और ददियाल में, तो वो लगा कि अपने ही एक शहर में आ गए। अब कौन-कौन है फैमिली में और कैसे आप बेटी को अपनी की आगे बढ़ाना चाह रही हैं? अब मेरी फैमिली में मेरे मदर और फादर नहीं रहे। मेरे एक भाई हैं जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, अभी रिटायर हुए ENT के अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में, एक्टिंग VC भी रहे, डॉक्टर इमरान हसन। और मेरी 2 बहनें अमेरिका में हैं, एक बॉस्टन में साइंटिस्ट है, और एक हाँ, एक हाउसवाइफ है।
और मेरे एक भाई हैं, उनकी डेथ हो गई, इंजीनियर थे, वो भी अमेरिका में थे। तो इंडिया में हम और हमारे भाई अब हैं। और बेटी ने हमारी सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन किया है और जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। वो पीएचडी के लिए क्वींस यूनिवर्सिटी किंगस्टन कनाडा जा रही हैं। अच्छा अच्छा, एक बेटी है आपकी? बस एक बेटी है। बेटी है। ये इसकी भी वजह है मैरी, क्योंकि लोग कहते थे, जब हम लोग कहते थे बेटा बेटी में, बेटी के इंतजार में 4-4 5-5 बेटियां होती थी, तो जब मैं इस बारे में बोलती थी तो लोग कहते थे जब अपना होता है तो लोग करते हैं, सिर्फ प्रीच करते हैं। तो मैंने ये करके भी दिखाया कि नहीं, मेरे सिर्फ एक बेटी है और एक ही बेटी रही। अब तो वो पीएचडी करने जा रही है, अब तो कोई सवाल नहीं है। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, कंप्लीट एजुकेशन आपकी मैम जानना चाहेंगे थोड़ा सा? अलीगढ़ में हमारी, मैंने अलीगढ़ से ही, मैंने उस जमाने हमारे टाइम में पीयूसी होता था, हाई स्कूल के बाद पीयूसी, प्री मेडिकल यूनिवर्सिटी कहते थे, कोर्स होता था। तो पीयूसी, पीएमसी और इंटर जिसको आप कहते हैं 10+2, और वहीं से मैंने बीएससी ऑनर्स किया केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एमएससी भी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया। उसके बाद बीएड किया। फिर ये इरादा कर लिया कि बस अब समाज को समर्पित कर देना है, अब अपनी जो है हाँ, अब इतने मैंने बीएड किया, आप देख उम्मीद रहे ये हैं। थी कि फिर एमएड करने वाली थी मैं ना। हाँ, हम्म, बिल्कुल। फिर मैंने अपना जैसे चेंज ही कर दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। फिर मैंने ह्यूमन राइट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी लिया। फिर मैं पूरी तरह से जो है, मुझे लगा कि नहीं, समाज में ही मेरा पूरा इंटरेस्ट जो है टीचिंग से हटके इधर ही आ गया कि नहीं, मुझे अच्छा, समाज में जो ही कुछ महिला करना है आंदोलन और चल औरतों रहे में। हैं, ये जो इतने महिला आंदोलन चल रहे हैं, बराबर हम देखा करते हैं कि धरना प्रदर्शन भी होते हैं, हर इंसिडेंट पर आवाज भी उठाई जाती है, सब एकजुट भी होती हैं काफी महिलाएं। कहाँ आप हम्म, पाती हैं हम्म, कि ये इतना जो लंबा सफर था एक ये विमेन एम्पावरमेंट का, या महिलाओं को हम्म। उस बराबरी के मुकाम पे लाने का, कहाँ तक कामयाब हुआ है या कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं अभी? नहीं, मेरा मानना है कि हम कामयाब तो हुए हैं। देखिए मरीन, बिल्कुल एक अंधेरी टनल थी, उस टनल में रोशनी काफी दूर तक आ गई है। जैसे डाउरी एक्ट आया है, ये हमने लड़के ही हम लाए हैं ना, डाउरी एक्ट। हम लड़के ही चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, आप देखिए चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो लड़ रही थी, वो कोई बहुत पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, भवरी देवी लड़ी। और भवरी देवी जो ये आया है सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे जो कानून बना है, ये उनके संघर्षों का देन है। उनका बलात्कार हुआ, उनका दबंगों ने बलात्कार किया, उसके बावजूद उनका उनका हौसला नहीं टूटा, वो लड़ती रही महिलाओं के लिए। तो इस तरह से हमने बहुत से कानून, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो समझिए, हम लोग जब लड़ रहे थे तो बराबर, मुझे अभी तक याद है कि लोग मुझसे बार बार कहते थे कि आप लोग क्या चाहती हैं, आप लोग जैसे लोग तो बस महिलाओं का हित नहीं चाहते हैं, महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित चार दीवारी में होती हैं। ये तो हमने अपने संघर्ष से उनको मानने पर मजबूर किया कि संसद ने कानून बनाया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जो आया हाथ में हमारे, और ये तय हुआ कि महिलाएं चार दीवारी में प्रताड़ित होती हैं। उसके बाद ये निर्भया के बाद 2012 में देखिए यही आवाज उठ रही थी कि बाहर जाएंगी, लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, और महिलाएं, अच्छी महिलाएं, बुरी महिलाएं बॉयफ्रेंड के साथ जाएंगी तो ये होगा। लेकिन ये हम लोगों का ही संघर्ष था, इसमें पूरे लोग थे, पुरुष भी इसमें खड़े हुए थे। और कि जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई, अपने आप नहीं हुई थी। और मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि कमेटी में मैंने भी अपना इनपुट दिया था, और एक मजबूत कानून बना। जस्टिस वर्मा कमेटी ने एक मजबूत कानून बनाया, उसकी सिर्फ इम्प्लीमेंट होने की जरूरत है। उसमें यह भी है कि अगर थाने पे एफआईआर दर्ज ना हो तो थाना इंचार्ज को भी सजा का प्रावधान। तो आप देखिए इतना मजबूत कानून बना, सेंसिटाइजेशन की बात हुई। और जस्टिस वर्मा कमेटी का मैं बार बार कहती हूँ जो जिस्ट है वो ये है कि स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस विल स्टैंड विद द विमेन, औरत के साथ खड़े होंगे, औरत यानी विक्टिम जो होगी उसके साथ खड़े होंगे। ये सब जो बातें जिस तरह की हो रही हैं, औरत को ब्लेम किया जाता है, वो सब बिल्कुल रुकनी चाहिए। उसके ऊपर एक दंड होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ सजा, पनिशमेंट होना चाहिए, तभी उसको रोका जा सकता है। और ये मेरीन, ये हम लोग एक्टिविस्ट तो इस तरह से अपना दर्ज करते हैं अपना विरोध, और राइटर जो है अपनी वो कलम को बनाकर, तलवार बना के लिखता है। प्रेमचंद ने तो कितना लिखा, निर्मला लिखा, गोदान में उनकी जो है मेन हीरोइन है, उसको आप
देखिए और आप ठाकुर के कुएं में देखिए, तो ये सब तो लड़ी ना, लड़ी सब में ये जज्बा दिखाया गया कि महिलाएं लड़ रही हैं, हेड ऑन ले रही हैं। तो ये क्या ताहिरा हर तरह से एक्टिविस्ट। जी, क्या ताहिरा हसन खुद को एक सक्सेसफुल एम्पावर वुमन मानती हैं आज की तारीख में? हाँ मैं अपने आप को आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि मैं डिसीजन मेकिंग में मेरा, मैंने पहले भी कहा था मैरीन, कि डिसीजन मेकिंग में मेरा हम बराबर वो रहा, पार्टिसिपेशन रहा। क्या होना है बच्ची को, जब पढ़ाई का था उसमें भी मैंने डिसीजन में अपनी बात रखी, या कहाँ जाना है, क्या करना है, या मेरी जिंदगी में क्या कैसे चलेगी, उसमें भी मैंने रखा। शुरू में सब कहते थे कि इतना केमिस्ट्री हो, ये सब आप पढ़ाइए, या आगे कुछ इस तरह का करिए, पीएचडी में ले लीजिए, शुरू में कहिए। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि कैन गो फॉर द पीएचडी, लेकिन मेरा उस दिमाग हट चुका था। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है। तो मैंने अपने डिसीजन लिया, और ये बात तो बाबा साहब ने भी कहा है कि कोई सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड या सभ्य है, कितनी कल्चर्ड है, तहजीब याफ्ता है, ये इसी से पता चलता है कि वहाँ औरत की क्या पोजीशन है। जी जी जी। कुछ मर्द जो हैं, कुछ मेन जो है हमारी सोसाइटी में, वो विमेन एम्पावरमेंट को एक चैलेंज की तरह लेते हैं। उनके लिए क्या मैसेज है आपका? हाँ, मैं उनके लिए बहुत प्यारा मैसेज देना चाहती हूँ, मैं बराबर देती हूँ। मेरा कहना है कि जो ये हमारा स्ट्रगल है, जो हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं बार बार कहती हूँ, हमारे वजूद की, हमारी बराबरी, गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी की लड़ाई है। ये बिल्कुल मर्दों के खिलाफ नहीं। हमारी ये लड़ाई रूढ़िवादी संस्थाओं को तोड़ने की है, जो हमें दोयम दर्जे का नागरिक बनाते हैं। हमारी लड़ाई लक्ष्मण रेखा के खिलाफ है। हमारी लड़ाई बराबरी की। हम चाहते हैं, जैसे देखिए, जब हम गांव में जाते थे काम करने, ये 5-7 साल तक, पहले तक तो जाते ही थे बलिया वलिया के गांव में, तो वहां पे महिलाएं बताती थी, जब हम उनसे पूछते थे कि आप, एक बूढ़ी महिला थी, मुझे अभी तक याद, मैंने कहा माई आपका नाम क्या है? लेकिन बिटिया नाम तो पता ही नहीं। और लड़के की अम्मा जाने जाते, पहले अपने के पति की पत्नी जाने जाते थे, मेहरारू जाने जाते थे। तो आप सोचिए कि औरत कितनी गुम थी, है ना? तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, बराबरी की, कि शाना बशाना वो मर्दों के साथ चले, आगे बढ़े, दोनों बढ़े, जैसे मेरा कहना है। तो ये बिल्कुल, ये लड़ाई मर्दों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। मैं उसको फेमिनिस्ट के उस नजरिए से कभी नहीं देखती। समाज को क्या मैसेज है आपका, बेटियों को कैसे एम्पावर करें? समाज से मेरा यही मैसेज है कि देखिए, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि बेटे ही जो है वो आपको आगे, बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि यही आगे चल के हमें देखेंगे। अब बेटियां ही देख रही हैं, बेटियां ही बढ़ रही हैं। बेटे बेटी दोनों को बढ़ाइए, बेटी को अच्छी एजुकेशन दीजिए, उसको एम्पावर कीजिए, जो वो कर सकती करिए, वो करे। जहेज पे बिल्कुल ऐसे घरों में बिटिया को ना दीजिए जहां जहेज मांगा जाता है, वरना बाद में इसको सिर्फ प्रताड़ित करेंगे। और ये याद रखिए, अगर बच्ची के साथ, आपकी बच्ची को आपने खून दे के पाला है, अगर उसके साथ कोई करता है डोमेस्टिक वायलेंस, तो ये मत कहिए कि सहो और रहो। हमारी बेटियां बहुत सी आत्महत्या कर लेती हैं या मार दी जाती हैं। ये आपकी बिटिया है, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। अगर कहीं ऐसा होता है, खुदा ना खास्ता, वापस लाइए, वो अपने पैरों पे खड़ी होगी और आगे बढ़ेगी। मैं यही कहती हूँ कि हमारी बच्चियों में, हमारी बेटियों में बहुत ताकत है। ये मैं किसी पे एक शेर कहती हूँ कि हम वो पत्ते नहीं जो शाखों से टूट जाएं, आंधियों से कह दो औकात में रहा करें। हमारी बच्चियों को ऐसा मत समझिए कि वो घबरा जाएंगी, उनमें हिम्मत है, उनमें बहुत ताकत होती है। जी जी जी। जब विमेन लीडरशिप की बात आती है, तो जल्दी जल्दी जहन में कौन से नाम आते हैं आपके? बहुत जल्दी से, बिल्कुल। भाई देखिए, मेरे अंदर, मेरे दिमाग में तो विमेन, उसमें इंदिरा गांधी आती है। मैं उनको आयरन लेडी के तौर पे देखती हूँ। उन्होंने उनकी काफी बेहतर उन्होंने काम किया। फिर सरोजनी नायडू मेरे दिमाग में आती है। अभी तो उनकी बर्थडे भी आने वाली है 13 तारीख को। तो सरोजनी नायडू आती है, जिन्होंने सोशल वर्क भी बहुत किया। आप देखिए, प्लेग के टाइम में सरोजनी नायडू ने काम भी बहुत किया। वो मेरे जहन में आती है। मेरे जहन में ये सरस्वती बाई फूले आती हैं, जिन्होंने एजुकेशन के लिए कितना सहा और कितना काम किया। सरस्वती
बाई फुले को मैं सलाम करती हूँ, मेरे जहन में फातिमा बेगम आती है। देखिए उस जमाने में मुस्लिम फैमिली से कितना वो निकल के उन्होंने एजुकेशन का किया, तो मेरे जहन में ये कुछ नाम आते हैं जो मैं समझती हूँ कि इन्होंने वाकई काम किया, जिन्होंने देश को, समाज को बदलने का काम किया। ये वो महिलाएं थी, उस टाइम उन्होंने हेड ऑन लिया एजुकेशन के लिए, जब एजुकेशन की बात करना ही मुश्किल थी। और वही जहां बेगम भी मेरे जहन में आती है, हमारा विमेंस कॉलेज AMU, जहां पे उन्होंने जब शेख अब्दुल्ला से शादी हुई उसके बाद वो बराबर एजुकेशन के उसमें लग गई।